नहीं क्या? आपके क्लास में आते आते थोड़ी ठंड कम हो गई। हाँ, अरे आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाते हैं, कल के भी मिल जाते हैं। आप एजेंट लेके आए हैं, मैं इसलिए देता भी नहीं। कभी मेरा ध्यान रखना, आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत पड़े मेरे से आप पर्सनली मिलोगे। आप किसी को एजेंट लेके आओगे ना, मैं कभी आज तक किसी का सिंगल काम नहीं किया, मेरा रिकॉर्ड है। मैं बात ही नहीं करता ढंग से। मैं कहता हूँ जब आदमी की खुद की समस्या खुद आ जाओ, किसी और को बोलने के लिए लोगे तो मैं बोलना तो मुझे भी आता है, और मैं तो इसी से कमा के खाता हूँ। तो ऐसे है, बैठो। हाँ, कॉफी लेके बैठ दो, बाद में आपको दे दी जाएगी। और कभी भी एजेंट वाला काम मत करना। मैं तो सवाल ही पूछता, एजेंट पूछता उसको भी मना करता हूँ कि कोई सवाल ही पूछना, डायरेक्ट पूछो। उधर बैठो भाई, क्या हुआ? नहीं, वो हम नहीं बोलेंगे। वो नीचे बिल्डिंग के नीचे पूरी जगह है, क्योंकि नीचे ऊपर हमारा फ्लोर है 3, और मैं एक ही जगह का कैसे बोलूंगा? आपने उधर का बताया है कि लाइब्रेरी का आ रहा है, तो इधर सामने तो कहेंगे ये रेस्टोरेंट वाले आ रहे हैं, तो फिर गाड़ियां किधर जाएगी? ऊपर वाले फ्लोर वाले ऊपर गाड़ियां ले नहीं आ सकते ना, गाड़ियां नीचे छोड़ेंगे। आप शिवराज जी से बात करें, ओनर कौन है बिल्डिंग का, बस उनसे बात करें। हमने उनसे पहले कह के बिल्डिंग लेते हैं कि हम यहाँ पार्क करेंगे, तब उन्होंने बिल्डिंग दी है, तब हमने किराए लिए। आप हमसे बात ही नहीं कर सकते। आप किससे बात करेंगे? शिवराज जी से। हाँ, हाँ भाई, हम शुरू कर रहे हैं सोल्डरिंग के बारे में। क्या हुआ? नहीं, पीडीएफ वीडीएफ नहीं देंगे। हेलो, हाँ। डीजल वाले सर, मैं सवाल नहीं समझा। होती है, अलाउ है, तो ड्राइवर तो लोको पायलट ही है। अपने ड्राइवर तो एक ही है। हाँ, तो अलाउ है। हाँ, एक अलाउ है, डीजल अलाउ है, फिटर अलाउ है, वेल्डर अलाउ नहीं है, कारपेंट्री अलाउ नहीं है, प्लम्बिंग अलाउ नहीं है, डीजल अलाउ है। ठीक है। हाँ। अरे दादा, डीजल होती 1 साल की है, 2 साल की होती नहीं है। मैं कंफर्म हूं, मैं आपका सवाल समझ गया। डीजल मैकेनिक है पूरा नाम उसका, वो 1 साल का एक कोर्स होता है, और उसमें एलो है, लोको पायलट में ड्राइवर के लिए एलो है। ठीक है। बस स्टेशन मतलब बस डिपो में ड्राइवर के लिए नहीं है, बस डिपो में वो डीजल शेड में एलो होते हैं, लेकिन वैकेंसी आती नहीं बस डिपो की, तो आती तो केवल ट्रेन वाली है। बैठ दो, बैठ दो, बैठ दो, बैठ दो। आज आपको लिखना पड़ेगा भाई। क्या? और कब आया? वो तो मैंने कल ही बात कर ली, आपकी बात नहीं की है यहाँ। अरे वो, हाँ मैं बता देता हूँ। अभी कैसा है वो, तो फिर परसों शाम को आया है। हाँ, तो बात तारीख से ही बोलो ना, मैं सोचा तो चेंज हो जाए। मैं ध्यान रखता हूँ। अब मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिए, मैंने कहा ना मुझे ध्यान रहेंगे। तो परसों शाम को आरपीएफ का नोटिस आया, जिसमें पद थे 2000 कांस्टेबल के, 250 थे एसआई के, और ये जो लेटर था पूरा, ये लिखा गया था आरआरबी के लिए था कि भाई इसकी विज्ञप्ति जारी करनी है, और इसके पदों की संख्या है जो कम है। तो मैंने आपको, आपके बीच में बात नहीं हुई क्या इधर? तो ऊपर वाले में हुई होगी, मुझे बोला से याद नहीं, ऊपर वाले में हुई। इसमें क्या है कि आजकल है ना कि सर्विस रेलवे जीआरपीएफ से ज्यादा लेने लग गया। जो गृह राज्य पुलिस होती है ना, वहां से सर्विस ज्यादा लेने लग गया। तो अपने राजस्थान पुलिस में जो लगे हुए हैं, वो जो लोग हैं उसके अंतर्गत भी आरपीएफ में जाते हैं, जो राजस्थान सरकार की तरफ से। क्योंकि रेलवे ने कहा कि भाई देखो कि रेलवे तो सभी राज्यों में चलती है,
तो राज्य की पुलिस भी जिम्मेदारी ले रेलवे सही चले, कोई चोरी वोरी नहीं करे, क्योंकि जिम्मेदारी क्या थी, रेलवे की सुरक्षा करना। कोई पटरियां उखाड़ के नहीं ले जाए, कोई ट्रेन में किसी को धमकी नहीं दे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई चावल जा रहा है और डब्बा ही खाली कर ले। तो यही तो सुरक्षा करनी है ना, यही तो कार्य है। तो सामान्यतः इसलिए आरपीएफ बनाई गई थी, बट आजकल ज्यादातर सर्विस किससे लेने लगे, जीआरपीएफ से, क्योंकि इन्होंने आरपीएफ ने अपना मेन मेन सेंटर है जो बड़े बड़े स्टेशन जगह पर रखे, बाकी जगह उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वाले पुलिस वाले लगाओ, वो अपनी चौकी बना लो इधर। इसलिए आरपीएफ के पदों की संख्या घट गई है, इसलिए आरपीएफ में पदों की संख्या क्या हो गई, घट गई। वो कह रहा आपके इधर चल रहे हैं, आपके यात्री हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि सुरक्षा करो, हम इतनी सारी पुलिस कहां से देखेंगे, और आपके लिए तो कोई बड़ी भारी नहीं है, हर शहर में दो दो तीन तीन दे दो हमें। तो ये बड़ा मामला है, इसलिए आरपीएफ में पदों की संख्या घट गई है। ड्राइवर तो है नहीं ना, ड्राइवर तो निजीकरण में आता नहीं है, ड्राइवर में साइको एग्जाम होता है। ये तो आप देख लो ना, राज्य की पुलिस लगी हुई है बहुत सारे जीआरपीएफ में। जिस व्यक्ति को पुलिस में रह के आगे पढ़ाई करनी है या दूसरा कोई काम करना है, और वो कहता है मुझे पुलिस की नौकरी में रहना भी है और तनख्वाह भी सही मिलनी चाहिए, वो कहता है कि मेरिट कैसे करके ट्रांसफर आरपीएफ में हो जाए। एक बार वो वहां से आरपीएफ में चला गया, तनख्वाह तो ज्यादा नहीं मिलेगी, तनख्वाह तो वही मिल रही है, ठीक है ना, ऊपर की कमाई भी ज्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके सुकून है, क्योंकि ऐसा केस वहां कुछ है नहीं खास। स्टेशन पर गए तो स्टेशन पर क्या ही केस हो, तो ये उसके केस होते हैं कि कोई बंदा आके ट्रेन का आगे कट के मर गया, फिर कह इसकी शिनाख्त करो, तो वो शिनाख्त करते हैं, पता चलते हैं फलाना शहर का है, फलाना गांव का है, तो उस चौकी का है, तो उस चौकी को रिपोर्ट देते हैं तुम्हारा आदमी इधर आके मर गया और ये आदमी की बॉडी हम भेज रहे हैं, आगे तुम जांच कर लेना। ये उनका यही काम है, तो इसलिए उसमें काम कम होता है। इसलिए कई जो बच्चे हैं ये रेलवे में नहीं, राजस्थान पुलिस में लगे हैं और वो आगे पढ़ना चाहते हैं कि मैं ऐसे बनना चाहता हूँ, आरएस बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी जगह पोस्टिंग मिले जहाँ तकलीफ नहीं हो, तो वो लेता है आरपीएफ में जाता है। इसके लिए आपको पहले किसी न किसी से कॉल कराना पड़ेगा, तो आपको आरपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आरपीएफ में ऊपर की कमाई होती नहीं है, इसलिए हर कोई उसमें जाता नहीं है, उसमें वही जाता है जिसको आगे पढ़ना होता है, क्योंकि उसमें टाइम मिलता है। मामला ये आरपीएफ का। बाकी पुलिस की नौकरी में आप पुलिस में एक बार लग गए तो उसके बाद टाइम मिलना मुश्किल ही है, पता नहीं किस समय फोन आ जाए, इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो ये ड्यूटी का टाइम फिक्स नहीं होता ना, कोई जरूरी नहीं है, इसलिए आगे पढ़ाई करना थोड़ी भारी काम हो जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं सोल्डरिंग के बारे में, और मेरे हिसाब से आपको सोल्डरिंग लिखनी चाहिए, लिख लो, लिख लो, लिख लो, हाँ लिख दें। सोल्डरिंग भी एक प्रकार का जोड़ ही है, सोल्डरिंग भी एक प्रकार का क्या है, जोड़। केबल एवं जॉइंट था, उसमें आपने जॉइंट पढ़ा, लक्स पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सोल्डरिंग। सोल्डर में क्या होता है, दो तार है, दो तार को आपने मरोड़ के जोड़ दिया, लेकिन कहा यार मरोड़ के जोड़ दिया फिर भी स्पार्क हो सकता ना, इतनी चालकता ज्यादा नहीं रहेगी, चालकता बरकरार रहनी चाहिए, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर सोल्डरिंग के द्वारा जोड़ दो, ताकि जोड़ क्या हो जाए, कठोर हो जाए। तो सोल्डरिंग द्वारा जोड़ूंगा तो मैं गर्म करके वहां पर सोल्डर डालूंगा, जो सोल्डर डालूंगा उसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम, ताकि पहले सोल्डर पिघल जाए। ऐसा नहीं है कि इसका तो गलनांक है ज्यादा, तार का गलनांक कम है, पिघल तार गया लेकिन ये नहीं पिघला, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन पिघलना चाहिए, सोल्डर। तो इसलिए सोल्डर का गलनांक क्या होना चाहिए, कम, निम्न गलनांक का सोल्डर होना चाहिए। और सोल्डर जो होगा उसे आप क्या कहेंगे, फिलर धातु, फिलर मतलब भराव धातु, आपने उसके बीच में भरा कि नहीं भरा, तो वेल्डिंग में जो वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो पिछड़ भी क्या कहलाती है, भराव धातु। सोल्डरिंग में क्या कहलाती है, भराव धातु। और ब्रेजिंग में भी क्या होती है, भराव धातु। ब्रेजिंग क्या होती है, आभूषणों को जोड़ना है, आभूषणों को जोड़ने के लिए कौन सी विधि काम लेते हैं, ब्रेजिंग। और सबसे मजबूत जोड़ दो धातुओं को जोड़ने कौन से काम लेते हैं, वेल्डिंग। और सबसे इनमें से कमजोर जोड़ कौन सा है, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग द्वारा क्या जोड़ते हैं, तारों को, तारों को जोड़ने के लिए हम सोल्डरिंग काम में लेते हैं। तो जो सोल्डरिंग है ये निम्न गलनांक वाली धातुओं को पिघलाकर तारों के जोड़ने की प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। जिस धातु को पिघलाकर जोड़ने के प्रयुक्त किया जाता है उस धातु को अपन क्या कहते हैं, भराव धातु। भराव धातु का दूसरा नाम है फिलर धातु। फिलर धातु, भराव धातु, यानी जिस धातु को बीच में भरा जाता है वो धातु भराव धातु। एक इधर बैठता था बालक, वो कहाँ गया, नहीं ये नहीं, जो कह रहा था कि सर कैसे कोर्स है वो मकर संक्रांति तक हो जाएगा क्या,
वो यहाँ बैठता है। हाँ, मैं उसके चक्कर में तो कोर्स करा रहा हूँ। हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो निम्न गलनांक वाली धातु को पिघलाकर तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? सोल्डरिंग। सोल्डरिंग से ज्यादा मजबूत जोड़ कौन सा है? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या होता है? आभूषणों को जोड़ना। ब्रेजिंग में एक कठोर सोल्डरिंग हुई है ब्रेजिंग तो। इसके द्वारा पाइप होते हैं ना ये अपने फ्रिज के, फ्रिज में जो कंप्रेशन पाइप होते हैं गैस वाले, उन पाइपों को जोड़ने की विधि भी क्या कहलाएगी? स्प्लेटर। वो भी ब्रेजिंग में आती है, कठोर सोल्डरिंग आती है, प्लम्बिंग में भी। और जब आपको दरवाजा बनाना है, एंगल को जोड़ना है, तो वो हमारे पास कौन सी आती है? वेल्डिंग। लिख लिया भाई? बहुत बढ़िया बात है। अब देखो कि हमारे पास क्या है। हाँ भाई, जो नरम सोल्डरिंग काम में लेते हैं वो टिन और लेड को मिलाकर की जाती है। ध्यान से देखना, जब टिन की मात्रा 60%, लेड की मात्रा 40% होती है, तब हमारे पास इसका गलनांक बिंदु कितना होता है भाई? तो गलनांक बिंदु होता है हमारे पास 185 डिग्री सेल्सियस। इसको हम इलेक्ट्रिकल कार्यों में काम लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कार्यों मतलब तारों को जोड़ने वाले में। और जब हमारे पास टिन की मात्रा 63% और लेड की मात्रा कितना परसेंट है? 37, तो इसका गलनांक कितना होता है? 183। तो हम कहाँ काम लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। ये दोनों मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यदि मैं 60-40 लिखता तो आप कहते हैं 63-37 भी आता है, 63-37 लिखता तो आप कहते हैं 60-40 भी आता है। होता तो लगभग गलनांक बराबर ही है। गलनांक क्या होता है? लगभग बराबर। मात्रा चेंज करने पर यह फर्क पड़ता है। अच्छा, अब इसमें और है, यदि लेड की मात्रा बढ़ाओगे तो कठोरता क्या होगी? ज्यादा। लेड की मात्रा बढ़ाओगे तो कठोरता भी क्या होती है? बढ़ती है। तो लेड कम होना चाहिए, टिन ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपको परीक्षा में सवाल है, 60-40 भी ऑप्शन आता है, 40-60 भी आता है, 60-40 भी आता है, 40-60 भी आता है, तो वहां गड़बड़ कर दोगे ना। तो आपको पता होना चाहिए कौन किसकी मात्रा कम होनी चाहिए? लेड की। क्योंकि लेड की मात्रा बढ़ोगे तो कठोरता बढ़ेगी, कठोरता कम रखनी है तो लेड की मात्रा क्या रखनी चाहिए? कम। इसलिए ऐसा है। अब पूछे कि जो नरम सोल्डरिंग है उसकी कार्यकारी तापमान कितना है? 180 से 250 डिग्री के बीच। 180 से 250। अब एक बार परीक्षा में सवाल ऑप्शन आता है कितना डिग्री तक होना चाहिए, तो ऑप्शन था 300 डिग्री से कम, 300 डिग्री से ज्यादा, 600 डिग्री से कम, 600 डिग्री से ज्यादा। आंसर क्या होगा? 300 डिग्री से कम। एक सवाल आया था कि बताइए कि इसका तापमान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम, 450 डिग्री से कम, 450 डिग्री से ज्यादा, कि 700 डिग्री से ज्यादा? तो मैं कहूंगा 450 डिग्री से कम। तो अब ये जो उत्तर दिया मैंने ऑप्शन के आधार पर दिया है। ये उत्तर मैंने किसके आधार पर दिया? ऑप्शन। आप ऑप्शन देख के कहोगे सर ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, वो कारण ये था सवाल में ऑप्शन भी तो यही थे। अब बताओ कि कार्यकारी तापमान कितना है? 180 से 250।
तो 180 से 250 के बीच ही गलनांक बिंदु होना चाहिए। एक होता है इनका लिक्विड टेम्परेचर। इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ है उसको लिक्विड रूप में वो कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में रहेगा। तो ये कहेगा कुछ पदार्थ है जो 90 डिग्री पर लिक्विड होने शुरू हो जाते हैं और 450 डिग्री तक क्या रहते हैं, लिक्विड। 450 डिग्री के बाद में क्या बनने लग जाते हैं, गैस। तो पूछा लिक्विड टेम्परेचर क्या है, यानी कि कितने डिग्री तापमान के बीच ये लिक्विड के रूप में रहे। तो 90 से 450 डिग्री के बीच कौन सा टेम्परेचर है, लिक्विडस। क्लियर, करो नोट। मान सारा ध्यान रखना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक में मान इतना इंपॉर्टेंट है। लिख लिया भाई। नरम सोल्डर किसके मिलकर बना है, टिन प्लस लेड। टिन की मात्रा ज्यादा, लेड की मात्रा कम। 60 40 या 63 37। 60 40 गलनांक बिंदु 185 और 63 37 गलनांक बिंदु 183 डिग्री सेल्सियस। और यदि लेड की मात्रा बढ़ोगे तो कठोरता क्या होगी, ज्यादा। अब पूछे कि यह कार्यकारी तापमान कितना है, तो आप कहेंगे 180 से 250 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड टेम्परेचर क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस है 450 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये हमारे पास लिक्विड टेम्परेचर। अब कोई भी सोल्डरिंग काम में लेते हो, सोल्डर काम लेते हो, उसकी खास बात क्या होनी चाहिए। सोल्डरिंग आप करते क्यों हो, आप कहेंगे सर चालकता बरकरार रहे, मजबूती भी ज्यादा रहे, इसीलिए तो करते हैं। इसलिए हम सोल्डरिंग करते हैं। ठोसीकरण भी तेजी से हो, ऑक्सीकरण की क्रिया भी नहीं आए, ऐसे तो गुण देखते हैं, ये देख हम सोल्डरिंग करते हैं। तो सोल्डर के चयन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से कारक है जो सोल्डर के चयन को प्रभावित करेंगे। जैसे सोल्डर में गलनांक का मान क्या होना चाहिए, कम। सोल्डरिंग में मजबूती क्या होनी चाहिए, उच्च। सोल्डरिंग का उपयोग स्थान स्वच्छ और क्या होना चाहिए, साफ। स्वच्छ साफ नहीं है तो किसके द्वारा करोगे भाई, तो रेज माल कह दो या रेग माल कह दो। रेज माल यानी सैंड पेपर। रेज माल द्वारा। ठोसीकरण परास क्या होनी चाहिए, तेज। इसका मतलब है कि जब एक बार आपने गर्म करके उसके ऊपर डाला सोल्डरिंग, वो जल्दी से ठोस हो जाना चाहिए। जल्दी से क्या हो जाना चाहिए, ठोस। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे भाई सोल्डरिंग करो, सोल्डरिंग की, फिर कहा रुको भाई अभी हमने सोल्डरिंग की है, 2 1 घंटे सूखने दो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो क्या कह रहे हैं, ठोसीकरण परास का तेज का मतलब समझ गए ना, ठोस क्या हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाना चाहिए। तो ठोसीकरण परास क्या होना चाहिए, तेज। और स्वच्छ में सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ये होता है कोई भी सोल्डर को चयन करते हो तो उसका कारक ये ध्यान में रखते हुए करो। ऐसा नहीं है कि वो ठोस, देखो सोल्डरिंग बाकी ठीक है लेकिन अब इसको सूखने में टाइम लगेगा, ये भी गड़बड़ है। चालकता भी क्या रहना चाहिए, उच्च। गलनांक भी क्या रहना चाहिए, निम्न।
ये सब कुछ हमें देखनी है। मजबूती क्या रहनी चाहिए? उच्च। लिख लिया भाई। तो सोल्डरिंग हमने देखा था, नरम सोल्डरिंग। अभी हम कठोर सोल्डरिंग भी देखते हैं। कठोर सोल्डरिंग हमारे पास दो प्रकार की है। एक तो है सिल्वर सोल्डर या ब्रेजिंग, और एक होती है स्प्लेटर। सिल्वर सोल्डर यानी सिल्वर मतलब चांदी वाली सोल्डरिंग, या आप कह दो उसको सीधा नाम ब्रेजिंग। इन दोनों का अर्थ यह है कि आभूषणों को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है। दोनों का अर्थ क्या है? आभूषणों को। तो आभूषणों के जोड़ के लिए कौन सा काम लिया जाता है? सिल्वर जोड़ या ब्रेजिंग। तांबा व जस्ता के साथ कुछ मात्रा किसकी मिलाई जाएगी? इसलिए इसे सिल्वर सोल्डर कहते हैं। सोना चांदी व जर्मन सिल्वर के जोड़ के लिए सिल्वर सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा था हमारे पास स्प्लेटर। स्प्लेटर हमारे पास कौन सा है? तो आप कहेंगे प्लम्बिंग कार्य के लिए उपयुक्त है उस जोड़ को, कठोर जोड़ को हम क्या कहते हैं? स्प्लेटर। ये भी एक कठोर जोड़ है, और ये भी कौन सी जोड़ है? कठोर। प्लम्बिंग कार्य का मतलब जो पाइप को जोड़ना है। पाइप को जोड़ने कहाँ है? वाटर कूलर का पाइप है, जिसमें गैस वाला पाइप, फ्रिज में गैस वाला पाइप है, वो प्लम्बिंग का कार्य तरीके हो गए। एसी का पाइप जोड़ना है, नहीं तो गैस लीकेज हो रही है, तो वो जोड़ने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? स्प्लेटर। तो प्लम्बिंग कार्यों में उपयुक्त है, पाइप की जोड़ के लिए काम में ली जाती है। इसका गलनांक सिल्वर सोल्डर से क्या होता है? अधिक, और सिल्वर सोल्डर का गलनांक थोड़ा कम होता है। कठोर सोल्डरिंग कितने डिग्री से ऊपर की जाती है? 450। और इसके द्वारा मोटे तारों को भी जोड़ा जा सकता है क्योंकि मजबूत है। ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग होता है आभूषण को जोड़ने की क्रिया। जैसे मान लो सोना, 24 कैरेट सोना से आभूषण बनता है क्या? 22 कैरेट से बनाना पड़ता है। तो क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जोड़ नहीं लगेगा। जोड़ने के लिए उनको क्या चाहिए होता है? फ्लेक्स लगाना पड़ता है, और फ्लेक्स जो लगाया जाता है उसे कहते हैं सुहागा। इसीलिए हम कहते हैं सोने पे, बस वो कारण यही है। सुहागा मतलब बोरेक्स। बोरेक्स का ही दूसरा नाम क्या है? सुहागा। बोरेक्स एक फ्लेक्स है।
इसलिए हम कहते हैं 24 कैरेट सोने से आभूषण बनेगा नहीं। तो सोने पे सुहागा, एक तो सोना और दूसरा मजबूती से जुड़ा हुआ, नहीं तो सोना मजबूती से जुड़ता नहीं ना भाई, इसलिए सोने पे सुहागा। आभूषणों के जोड़ के लिए इसको काम में लिया जाता है, कौन सी, ब्रेजिंग विधि को। दूसरा नाम इसका क्या है, सिल्वर सोल्डर, यानी तांबा और जस्ते की मिश्र धातु के साथ में सिल्वर की मात्रा भी होनी चाहिए। तो सोना, चांदी या जर्मन सिल्वर, उन सभी को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। कठोर सोल्डरिंग एक और प्रकार की होती है जो स्प्लेटर कहलाती है। स्प्लेटर जो है वो पाइप को जोड़ने के लिए काम में ली जाती है, यानी प्लम्बिंग जोड़ के लिए काम में ली जाती है। और कितना डिग्री से ऊपर की जाती है, 450 से। और मोटा तार जोड़ना है, उस सोल्डरिंग से, नरम सोल्डरिंग से जुड़ा नहीं, तो किससे जोड़ोगे भाई, कठोर सोल्डरिंग से जोड़ोगे। हो गया। क्लियर। अब देखो इस प्लेटर में मात्रा ध्यान रखनी, ये भी सवाल है कि किसकी कितनी मात्रा है। इस प्लेटर जो है इसमें जो शोल्डर बनेगा, तांबा है 50%, तो जस्ता भी कितना है 50। तांबा 67 है तो जस्ता कितना है 33। तांबा 50 है तो जस्ता क्या है 37, और टीन क्या हो गए 13। ये सभी कंडीशन पॉसिबल है। तांबा 50 जस्ता 50 हो सकता है, तांबा की मात्रा ज्यादा जस्ता कम हो सकता है। तांबा 50 जस्ते ने 37% खुदगार, 13% क्या मिला दिया टीन। लेकिन किसी भी कंडीशन में तांबा 50% से कम हुआ क्या, तो यही याद रहेगा आपको, तांबा 50% से कम नहीं होगा। ये याद होगा तो साहित्य को प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसमें तांबा दे दिया 33%, हो सकता है क्या, नहीं। बस सीसा और टीन में मात्रा ध्यान से रखो, वहां पर हमारे पास सीसा की मात्रा कम होती है, किसमें, नरम सोल्डरिंग। नरम सोल्डरिंग में सीसा होता है 40%, टीन होता है 60%। मैंने कहा था कि लेड की मात्रा बढ़ाओगे तो कठोरता बढ़ेगी, इसने मान ली। लेड की मात्रा बढ़ेगी तो कठोरता क्या हो गई, बढ़ गई। इसलिए कठोर सोल्डरिंग में काम में लोगे कि नहीं लोगे, लोगे। तो कठोर सोल्डरिंग में लेड और टिन में से किसकी मात्रा ज्यादा होगी, लेड की, सीसा की, क्योंकि लेड में कठोरता ज्यादा। अच्छा, नरम सोल्डरिंग में लेड की मात्रा कम होगी, तभी तो पदार्थ नरम होगा।
तो ऐसे ही याद रहेगा कि लेड की मात्रा बढ़ोगे तो कठोरता बढ़ेगी, और कठोर सोल्डरिंग में लेड क्या होना चाहिए, ज्यादा। नरम सोल्डरिंग में लेड क्या होना चाहिए, कम। बस ये ध्यान रखना। लेड 66, टिन 33, एंटीमनी 1%। वैल्यू याद नहीं होती, लॉजिक याद होते हैं। वैल्यू याद थोड़ी है। आपको क्या लगता है आपको लास्ट तक रटे रहोगे, नहीं होती है, लॉजिक याद होते हैं। तांबा 50% से कम नहीं होगा। आप देखो कठोर सोल्डरिंग करनी है तो लेड क्या होगा, ज्यादा। टिन क्या होगा, कम। नरम सोल्डरिंग करनी है तो टिन होगा ज्यादा, लेड होगा कम। तो लॉजिक याद होते हैं, वैल्यू याद नहीं होती है। उसी के आधार पर अपन को आंसर ढूंढा जाता है। क्लियर, लिख लिया भाई। अब देखो ये अंतर होता है हमारे पास एक किसमें, अभी रुको आप टेबल मत लिखो, एक बार देख लो कि अंतर होता है कि कठोर सोल्डरिंग क्या होती है, नरम सोल्डरिंग क्या होती है। कठोर सोल्डरिंग होती है जिसमें जोड़ क्या होता है भाई हमारे पास, पक्का। नरम सोल्डरिंग में जोड़ क्या होता है, कच्चा। कठोर सोल्डरिंग में आपने देखा ज्यादातर मिश्रण किसका था, तांबा और जस्ते का। इसमें ज्यादातर मिश्रण किसका होगा, लेड और टिन का। इसमें तापमान 450 डिग्री से अधिक, इसमें 450 डिग्री से कम। इसमें फ्लक्स के रूप में सुआगा यानी बोरेक्स काम लेंगे, इसमें फ्लक्स के रूप में क्या लेंगे, नौसदर या रेजिन काम लेंगे, या रेजिन या नौसदर काम लेंगे। यहाँ पर अधिक भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए काम लेंगे। नरम सोल्डर कौन सी वस्तु जोड़ेगा, हल्की, क्योंकि नरम सोल्डरिंग है ना पतले तारों वाली। ये मोटे तारों को जोड़ने के लिए काम लेगा। ये जोड़ को वापस गर्म करोगे ना जोड़ खुल जाएगा, लेकिन ये जोड़ को गर्म करने पर वापस नहीं खुलता है। ये तो सोल्डरिंग को हटाने के लिए क्या करोगे, वापस थोड़ा गर्म करोगे सोल्डरिंग हट जाएगी, लेकिन वो जोड़ हो गया तो वापस नहीं खुलता, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत जोड़ है, और ये हमारे पास एक कमजोर जोड़ है। अब लिखना चाहो तो लिख ही लो, लिख ही लो, लिखना ही चाहिए। कल मैं भूमिगत केबल आपको दे दूंगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ये तो क्या है, लिखना पड़ेगा भाई। ये तो क्या, ये बोले ये तो मैं टाइप है मैं दे ही दूंगा, बट जो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे वो तो लिखना ही पड़ेगा ना। आपके बेच में नहीं लिखा, किसी बेच में लिखा ही है मैंने ये, सेम का सेम। बेच से बेच की तो पीडीएफ है कोई।
इसका जोड़ काम करने पर खुलता नहीं, यानी गर्म करने पर खुलता नहीं है। गर्म लिख दो, गर्म करने पर नहीं खुलता। लिख लिया भाई? लिख लिया? एक शब्द है हमारे पास, कोल्ड शोल्डर। कोल्ड शोल्डर का मतलब है कि इसको अन्य नाम क्या कहा भाई? ड्राई जॉइंट। उचित गलनांक बिंदु पर पहुंचने से पहले ही जोड़ देना तो कोल्ड ही हुआ। उचित बिंदु पर गलनांक बिंदु पर पहुंचा, उसके बाद जुड़ा, तो वो तो ठोस से वो तरल में बदल कर जुड़ा, तो ठोस ही रहा, लेकिन हमने गर्म किया और गलनांक बिंदु पर पहुंचने से पहले ही जोड़ दिया, तो वही हमारे पास क्या होता है? कोल्ड जोड़। कोल्ड शोल्डर दो प्रकार के, एक डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट होता है, एक होता है ओवरहीटेड। हम सबसे ज्यादा कौन सा काम लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड जॉइंट। ओवरहीटेड का मतलब है धातु को अत्यधिक गर्म करके जोड़ने की क्रिया, वो ओवरहीटेड हुआ। तो ये हमारे पास कोल्ड शोल्डर है। परीक्षा में इसका सवाल एक क्या आया हुआ है, कोल्ड शोल्डर का अन्य नाम क्या है? ड्राई जॉइंट। कोल्ड शोल्डर का अन्य नाम क्या है? ड्राई जॉइंट। तुम लिख लो, कॉपी कर पड़ेगी। तुम्हें लगा आज पेज दूंगा मैं दिया ही नहीं। कल आपको नहीं लगेगा तब मैं दूंगा। पीडी तो मिलती है ना, लेकिन लिखा हुआ तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, ये देने लायक चीज है नहीं है, मेरे मेरे देने में जोर थोड़ी है इसमें। इसमें क्या है कि आपको एक बार थोड़ा लिख लेना चाहिए। ये कुछ टॉपिक है जो लिखने लायक वो लिखना है, जो देने लायक होगा वो हम दे देंगे।
लिख लिया भाई। लिखना का काम टेढ़ा है, इससे अच्छा मैं दे ही देता है। नहीं नहीं, टाइम पास तो वैसे भी नहीं करने देता मैं, लेकिन चलो मैं कुछ कर ही दूंगा, फिर मैं लिख के दे ही दूंगा ये, क्योंकि आपको लिखने में टाइम काफी ज्यादा लगेगा ही। मैं लिखा हुआ ही दे दूंगा ना कल, मैं समझा देता हूँ। क्या देखो, आनंद आ गया उनको। मैं लिखा हुआ दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के बारे में देखते हैं। एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग है ना, बाकी सोल्डरिंग के तरीके से नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि बाकी की जो सोल्डरिंग है वो तो आराम से तांबे की भी हो जाती है आराम से, और पीतल की भी आराम से सोल्डरिंग हो जाती है। बट एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग करोगे तो उसका गलनांक बिंदु एक तो कम होता है, और एक साथ ही वो ऑक्सीकरण की क्रिया भी कर सकता है गर्म करते समय, इसलिए उसकी सोल्डरिंग आसानी से नहीं की जाती। जब उसकी सोल्डरिंग आसानी से नहीं की जाती तो हमें सोल्डर वायर एक अलग तरीके का अपनाना पड़ेगा, और अलग तरीके का सोल्डर वायर अपनाते हैं, उसका नाम है एलकापी। उसका नाम क्या है? एलकापी। या फिर कौन सा पदार्थ काम लेते हैं? केरालाइट। तो एक तो सवाल आया था कि एल्यूमिनियम के लिए कौन सा सोल्डर काम में लिया जाता है, एलकापी या केरालाइट। एक सवाल और है कि इस सोल्डर में जस्ते की मात्रा कितने प्रतिशत है, या कैडमियम पूछी, इन दोनों में से एक पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि एल का पी के अंतर्गत हमारे पास सीसा कितना है? 51। सीसा कितना है? 51। टिन कितना है? 31। 31 और 51 हो गए 82, पीछे बचा 18। 9% बाकी के दोनों है, जस्ता और कैडमियम। सीसा है 51, टिन है 31, जस्ता है 9, टिन है 9, सॉरी कैडमियम है 9, कैडमियम भी 9, जस्ता भी 9, टिन 31 और सीसा 51। और इसके लिए जो फ्लक्स काम में लोगे वो कौन सा? आयर नंबर 7, या हम इसका कोई नाल, ये भी पूछा हुआ है। आयर नंबर 7 है, उस फ्लक्स का यहाँ पर प्रयोग है किया जाता है। नाम है इसका, नाम आयर नंबर 7 इसका नाम है। जैसे यहाँ इसका नाम क्या है? कोइनाल, ये फ्लक्स का नाम है। क्योंकि ऑक्सीकरण अधिक होती है तो चालकता कम होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के चक्कर में ही ये सामान्य प्रक्रिया द्वारा एल्यूमिनियम की सोल्डरिंग नहीं कर सकते। अब होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्यों काम लेते हैं? फ्लक्स के काम लेने के दो तीन कारण है। पहला तो है ऑक्सीकरण की क्रिया क्या करता है? कम, या ऑक्सीकरण की क्रिया को कम करने को हम कहते हैं नी ऑक्सीकरण। नी ऑक्सीकरण की क्रिया कौन रखता है भाई? तो आप कहेंगे फ्लक्स के द्वारा नी ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है? समाप्त। ऑक्सीकरण यानी वायु की परत जो बनती है ना, सफेद सफेद परत, ये जमने नहीं देता। तो नी ऑक्सीकरण की क्रिया करता कौन? फ्लक्स। जोड़ के खाली स्थान पर सोल्डर है जो सुगमता से पहुंच जाता है। जोड़ोगे तो कई जगह खाली स्थान होता है ना, सोल्डरिंग से सोल्डर करोगे तो जल्दी से पहुंच जाएगा, जल्दी से पहुंच जाएगा तो पहुंच जाएगा। और ठोसीकरण भी क्या करेगा? तेज। जोड़ को क्या रखेगा? मजबूत। जोड़ को साफ रखेगा, मैंने पहले आपको रेजमाल से साफ करना पड़ेगा, उसके बाद फ्लेक्स स्थापित करोगे, फिर सोल्डरिंग करोगे। फ्लक्स ठोस रूप में भी हो सकता है और द्रव। इसकी चालकता भी क्या होती है? उच्च। और चालकता उच्च होती है तभी वैद्युतिक कार्यों में इसको काम में लिया जाता है। 2 mm से 3 mm की परत तक तो इसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा पर आपको कौन सी करनी पड़ेगी? कठोर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पर एक धुआं निकलता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरीन गैस। वो कौन सी होती है? विषाक्त। इसलिए कहा जाता है धुआं से थोड़ी सी क्या बढ़नी चाहिए? दूरी। एक ये भी आया था थोड़े दिन पहले, आपने देखा होगा कि अगरबत्तियां आजकल बन रही है उसमें भी विषाक्त गैस रिलीज करती है, अगरबत्तियों से भी।
तो पता नहीं कोई अलग प्रकार के पदार्थ उसके अंतर्गत मिलाने लगे जिससे उनका प्रोडक्शन है वो तेजी से हो जाए। तो इस कारण उसमें भी कुछ उन्होंने कंडीशनें दी थी। फिर उसके बाद में मैंने आगे पढ़ा नहीं, लेकिन एक है ये न्यूज है कि अगरबत्तियों में भी आजकल ये होने लगी कि वो खुशबू आ रही है ना, उसके कारण वही लपड़ाई है, वही मामला है। अगला है हमारे पास कौन सा फ्लक्स काम लेते हैं और काम क्या करता है। सिंपल तरीके से समझते हैं कि हमारे पास जो काम लेते थे नाम सारे पूछे जाते हैं, इसलिए याद करने के लिए इसका कोई चारा है नहीं। जिंक क्लोराइड पूछा हुआ है। जिंक क्लोराइड कहाँ काम लिया जाता है? ढलवा लोहा, मर्दू स्टील, स्टील और पीतल में। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा तो है 10%, जल की मात्रा कितनी है? 90%, जो जस्ता और जीआई तार में काम में लिया जाता है। सेल अमोनिया रेंजिन भी एक प्रकार का हमारे पास फ्लक्स होता है, जो तांबा में, पीतल में, टिन पट्टी में और धातुओं में काम में लेते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन वाले काम लेते हैं कौन सा? रेजिन। ये इलेक्ट्रिशियन वाले सबसे ज्यादा किसको काम रहे? रेजिन को। विद्युत चालकों को जोड़ना है तो कौन सा काम लोगे? रेजिन। एल्यूमिनियम का जोड़ करना है तो कौन सा काम लोगे? आयर नंबर 7, ये स्टेरिन या रेजिन। सोना चांदी को जोड़ना है तो कौन सा काम लोगे? सुहागा। परीक्षा में ये टेलो टर्पनटाइन जो अम्ल रहित होता है ये भी पूछा है, विद्युत चालकों के लिए काम में लिया जाता है। तो ये टेबल है इंपॉर्टेंट। अब इसमें आप देखोगे तो हर एक सवाल पूछा हुआ है, अब इसको छोड़ तो किसी को भी तो नहीं सकते। और ये सब कुछ पूछा होने के बाद में पूछता है बताइए कौन सा फ्लक्स नहीं है, तो ये तो 3 नाम देगा, एक चौथा नाम और नया देगा, वही फ्लक्स नहीं है। 3 तो इसमें से देगा, तो ये भी एक सवाल पूछा हुआ है, तो इसलिए आपको ये नाम तो याद करने पड़ेंगे। जिंक क्लोराइड का काम लेते हैं ढलवा लोहा, मर्दू स्टील, स्टील पीतल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को काम लेते हैं जस्ता और जीआई तार में। सेल अमोनिया रेजिन काम लेते हैं तांबा, पीतल, टिन पट्टी और मेटल में। रेजिन होता है विद्युत चाल को जोड़ने के लिए, टेलो टर्पेंटाइन भी होता है। बोरेक्स यानी सोना सुहागा होता है जो सोना और चांदी आभूषणों को जोड़ने के लिए। और स्टेरिन के 2 रेजिन भी ले सकते हैं। आयर नंबर 7 विशेष है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम के चालकों को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। अब इसके बाद एक और टेबल है जो और खतरनाक है ये। अब इसमें क्या ये याद होते नहीं है, बट आपको एक बार ऊपर से नजर मारी होगी तभी आप परीक्षा वाला सवाल कर पाओगे। प्रतिशत आपको ये कोई नहीं पूछे, प्रतिशत जो आपको दिए गए वही ध्यान रखना है। बाकी आप देख लो इतना सा कि सोना और चांदी के लिए आप गए थे तो टिन की मात्रा क्या हो गई भाई? ये क्या है? नहीं, ये ऊपर नीचे मामला है। हाँ, जिंक क्लोराइड काम में लिया ना इन्होंने, दूसरा पदार्थ ही काम में नहीं लिया। तो ये तो सोल्डरिंग ही कर रहा है, सोल्डर के लिए काम में लिया गया, नरम सोल्डरिंग है सारी, ये कठोर सोल्डरिंग वाला भाग ही नहीं है। देखो तांबा पीतल इनको जोड़ते हैं तो 40 60 या 34 66 काम लेते हैं, जिसमें जिंक क्लोराइड इनके लिए काम लिया जाता है, अमोनियम क्लोराइड काम लिया जाता है तांबे के लिए। पीतल और टिन के लिए कौन सा लिया जाता है? जिंक क्लोराइड। सोने और चांदी के लिए भी कौन सा लिया जा रहा है? जिंक क्लोराइड। ये एक टेबल है जो आभूषणों का जोड़ नहीं जोड़ रहा है, वो आपके पास जोड़ रहा है सोल्डरिंग का। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंक क्लोराइड काम में कहाँ लेते हैं? सोना चांदी के लिए भी ले सकते हैं। यदि सोना चांदी के तारों को जोड़ना है तो जिंक क्लोराइड काम में लोगे, और यदि आभूषण बनाना है तो आप कहाँ कहाँ क्या काम लोगे? बोरेक्स। बोरेक्स यानी सुहागा। ठीक है। और इस हिसाब से ये मात्रा है जो निर्णित है, बट ये मात्रा वाला सवाल इतना नहीं है, पहले वाले टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो टेबल में ज़्यादा इतना नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड कहाँ काम लेते हैं, टेलो टर्पेंटाइन कहाँ काम लेते हैं, रेजिन कहाँ काम लेते हैं, आयरन नंबर 7 कहाँ काम लेते हैं, वो सारी इससे पहले वाले टेबल में। एक हमारे पास होता है सोल्डरिंग करने के प्रकार। सोल्डरिंग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं, जिसमें एक होता है सोल्डरिंग आयरन, एक सोल्डरिंग छड़ होती है ना, सोल्डरिंग आयरन। और एक होती है गन सोल्डरिंग, एक होती है सोपान सोल्डरिंग, एक होती है मशीन सोल्डरिंग, एक होती है कड़ची सोल्डरिंग। तो अलग अलग प्रकार की सोल्डरिंग होती है।
उनमें सबसे पहले देखते हैं अपन गन सॉरी सोल्डरिंग आयरन के बारे में। सोल्डरिंग आयरन या इस्त्री में सोल्डरिंग कैसे करते हैं, इसका मतलब एक पीसीबी है। पीसीबी होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपने रेडियो में देखा होगा, मोबाइल के अंदर भी प्लेट लगी होती है ना, जिसके ऊपर डायोड ट्रांजिस्टर सारे लगे होते हैं, वो पीसीबी होती है। उसमें एक तरफ तो घटक लगा होता है, घटक का टर्मिनल जाएगा, दूसरी तरफ उसको मोड़ कर यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, सोल्डर। ऐसे करते हैं सोल्डर। तो ये जो सोल्डर जिसके द्वारा सोल्डरिंग की जाती है वो हम कौन सा काम लेते हैं, सोल्डरिंग आयरन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन के द्वारा काम में ली जाने वाली कौन सी सोल्डरिंग विधि है, सोल्डरिंग आयरन। ये हमारे पास नरम सोल्डरिंग की विधि है। पीसीबी में कोई अवयव जोड़ना इसके लिए काम में लिया जाता है। सामान्यतः तारों को जोड़ते हो जिसका व्यास क्या हो, 2 mm से कम हो, उसको जोड़ने के लिए कौन सा काम लेंगे, सोल्डरिंग आयरन। जो अपन वो होता है ना, जाली बनी होती है, उसके अंदर इसको स्थापित करते हैं, ऐसे रखते हैं सोल्डरिंग करके उसके अंदर रख देते हैं। तो ये वाला सोल्डरिंग होती है, वो हमारे पास कौन सी है, सोल्डरिंग आयरन। इसके बाद गन सोल्डरिंग है। ये इसमें कोई इलेक्ट्रिशियन की खास जरूरत है नहीं। एक ये बटन लगा हुआ है, आप गन की तरह दिखती है, आप बटन दबाओ और छोटी जगह पर आप सोल्डरिंग खुद ही कर सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो घरेलू काम में ज्यादातर कौन सी ली जाती है, गन सोल्डरिंग। कि भाई हर कोई छोटी छोटी चीज जोड़ने के लिए आपको दुकान पर नहीं जाना पड़े, आप खुद ही जोड़ लें, तो कौन सी सोल्डरिंग काम लेगा, गन। ठीक है। और दुकान वाला है सोल्डरिंग करता है तो वो कौन सा कर लेगा, सोल्डरिंग आयरन। ठीक है। तीसरी जो सोल्डरिंग है ये हमारे पास होती है ब्लो लैंप। ब्लो लैंप यानी तेज ज्वाला निकलती है। तेज ज्वाला निकलेगी तो उसे क्या होगा, गर्म बहुत जल्दी होगा। गर्म बहुत जल्दी होगा तो उसके ऊपर कड़छी के द्वारा क्या होगा, फ्लक्स डाला जाएगा। तो जो जो फ्लक्स चिपक जाएगा और बाकी का फ्लक्स कहाँ जाएगा, नीचे, फिर उस फ्लक्स को वापस डाला जाएगा। ये विधि जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, ज्वाला सोल्डरिंग। कम समय में अधिक ऊष्मा करता है, इसलिए ये जल्दी से गर्म कर देता है। कठोर सोल्डरिंग करनी होती है तो हमेशा इसी को काम में लेना पड़ेगा। कठोर सोल्डरिंग यानी पाइप को जोड़ना हो, बड़ी केबल को जोड़ना हो, रेफ्रिजरेटर के पाइप को जोड़ना हो, तो ये सब कठोर सोल्डरिंग है कि नहीं है। तो कठोर सोल्डरिंग में पाइप को गर्म करने के लिए इसको ब्लो लैंप विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्लो लैंप विधि है। और इसके साथ ही कड़छी कर सकते हैं, अलग से भी कड़छी ले सकते हैं। अगला ये जो सोल्डरिंग है ये हमारे पास मास सोल्डरिंग है। मास सोल्डरिंग का मतलब होगा कि बहुत ज्यादा एक साथ कार्य होता है, उसे तो कहते हैं मास। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत ज्यादा उत्पादन। तो ये होता है इसका मतलब। तो मास सोल्डरिंग क्या होती है, पीसीबी का औद्योगिक उत्पादन। जैसे मान लो कि आप पहली बार आपने एक मोबाइल लिया, वो आपने देखा कि मोबाइल आया 33,000 का, थोड़े दिन बाद पता चले मोबाइल आ गया 28,000 का, थोड़े दिन बाद पता चले तो नया ही आ रहा 20,000 में। तो इसलिए आप बेच भी नहीं पा रहे हैं। आप किसी को कहते हैं मैं पैसा तोड़ के बेच रहा हूँ 5,000, वो कहेगा और नया का भी तो इतना ही है। ऐसा होता है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत ज्यादा पीसीबी एक साथ निर्मित होती है बाद में। तो पीसी में एक साथ निर्मित होगी तो उसकी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सबसे पहले आते हैं जो मॉडल, उससे पैसे ज्यादा क्यों लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें रिसर्च का खर्चा लगा होता है। सबसे पहले जो मॉडल बनाएंगे उसमें क्या होगा कि भाई पहले 50 लोगों की टीम थी जिसने रिसर्च की कि स्क्रीन कैसी कर लें, कैमरा कैसे काम लें, आईसी कौन सी काम लें, कौन से फंक्शन लें, उन्होंने रिसर्च की तो उनको सबको तनख्वाह तो देनी पड़ी। पहली बार उन्होंने प्रोटोटाइप बनाया, कुछ बना के चेक किए, तो उन्होंने साल भर का टाइम लगाया। साल भर के टाइम के बाद में फाइनल हुआ कि इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं क्या, ठीक है। अब जो साल भर 50 लोगों ने जो काम किया है और जो उनको बाकी के खर्च आए वो पैसे तो वसूलने पड़ेंगे ना, इसलिए पहली बार आते हैं उसका कीमत क्या रखेंगे, ज्यादा। बाद में नए दूसरे फोन आ जाएंगे तो उसकी कीमत को डाउन कर देंगे, क्योंकि उनकी रिसर्च की और जो बाकी चीजों की लागत है वो तो निकल गई थी। अब तो उनको मिनिमम जो प्रॉफिट रखना होता है वही रखना पड़ता है। ये है मामला। अभी ऑनलाइन में क्या है कि आपने देखा होगा कि कई चीजों के एड बहुत ज्यादा आते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें अभी एक मार्केट नहीं है कि अत्यधिक एड लगाओ जिससे लोगों के दिमाग में चीजें फिक्स हो जाए, फिर इसको चीज को बेच दो। इसके लिए वो क्या करते हैं कि सबसे ज्यादा काम लेते हैं, जैसे परफ्यूम होते हैं, एड आते हैं ना, एड आते हैं। जैसे मान लो परफ्यूम का एड आया, आपके मान लो के बालों के तेल लगाने का एड आया या क्रीम का एड आया, ये सब कुछ आते हैं। सबसे ज्यादा इन चीजों के एड आते हैं।
इसमें जितनी लागत लगती है उनको बनाने में, उसकी 6 गुना पर उसको सेल करना होता है। एमआरपी कितनी होगी? 6 गुना। फिर उसके ऊपर कुछ देंगे वो डिस्काउंट, और बहुत सारा पैसा। जैसे मान लो आपने एक कोई आइसक्रीम, मतलब ये सॉरी कोई क्रीम है जो आपने खरीदी है 100 रुपए की, तो एक्चुअल में उसको बेचने के लिए वो क्रीम की डब्बी आपके पास है, इसके लिए उसने 20-30 रुपए का एड भी किया उस डब्बी पर भी पर्टिकुलर, इतना वो एड का पैसा लगाते हैं। तो आजकल जितनी भी ये चीजें उनमें मार्केट में बहुत ज्यादा टक्कर है, तो वो है एड बहुत ज्यादा देते हैं। नहीं तो उनकी रियल कॉस्टिंग की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। रियल कॉस्टिंग तो कम होती है। मोबाइल जैसे कोई रियल कॉस्टिंग पर मोबाइल बनेगा तो कितने में बनेगा? जैसे कोई तकरीबन 10,000 में बना है, तो फिर वो यदि जो एड वेड करते हैं ना, वो इसको बेचेंगे 35-40 हजार में हाइप करके, और जो एड नहीं करते हैं वो इसको बेचेंगे 15,000 में, 20,000 में। तो इसलिए सबसे पहले एमआई के मोबाइल आए तो वो बहुत तेज गति से चले थे, उन्होंने एड की ही नहीं। शुरुआत में एमआई ने बिल्कुल ऐड नहीं किया। उसके पास जो मोबाइल आता है, जितने ये फीचर सैमसंग वाले दूसरी कंपनी वाले देते हैं, वो कहते हैं मोबाइल 30,000 का है, ये कहता है 17,000 में पड़ा है, यही कहता है ना। तो अपन को कहता है सेम ही फंक्शन सेम ही कमरा 17,000 में मिल रहा है, तो फिर मैं 30,000 वाला क्यों देखूं? इसलिए उनकी होती थी सेल, या मंगलवार या बृहस्पतिवार को होती थी कि भाई 12 बजे मोबाइल आएंगे, स्टोर में डिस्प्ले होंगे, और 12:05 पे सारे खत्म, अगले दिन अगली वार को वापस बुधवार को आएंगे या मंगलवार को आएंगे, ऐसा होता था। क्यों? इतने बनाते वो बिक जाते थे, और वो जितनी मास प्रोडक्शन इतनी कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ऐड किया ही नहीं था। उसके बाद तो इन्होंने क्या है कि बहुत सारी चीजें बना दी, जैसे लैपटॉप बना दिए, तो बहुत सारी चीजें बना दी, तो वो चीजें चली नहीं, तो उनको कुछ ऐड करना पड़ा, तो फिर कुछ थोड़े से क्या कर दिया, मोबाइलों को महंगा कर दिया। पहले तो बाकी की मोबाइल की तुलना में एमआई के रेट में देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क होता था, इसलिए एमआई बहुत ज्यादा हिट हो गया था, बहुत जल्दी हिट हो गया था। तो ये मास प्रोडक्शन कोई चीज का करना होता है, तो आप एक एक की सोल्डरिंग करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसमें एक साथ सारे घटक स्थापित होकर उसकी सोल्डरिंग एक साथ ही हो जाएगी। तो पहली बात तो आपको कंपोनेंट खरीदने में भी सस्ते पड़े, एक साथ मशीन से एक ही तरह के सर्किट भी स्थापित हो गए, सोल्डरिंग भी तेजी से हो गई, तो इसकी कॉस्टिंग क्या हो गई? घट गई। अब इसलिए आप कई बार क्या होता है, मोबाइल ठीक कराने जाते हो, वो कहते हैं इतने में तो दूसरा ही ले ले। आजकल ऐसी कंडीशन है कि 4,000 तो लगेगा, 8,000 में ये नया आता है। तो वो लफड़ा यही है, क्योंकि फिर वो उसको मैनुअली करना पड़ेगा, और पहले आया वो कंपनी से डायरेक्ट क्या हो गया, वो एक साथ सोल्डरिंग होके आया है। अब एक और आपके पास इसमें चलता है मोबाइल में, कि मोबाइल आपने जो लिया और वो मोबाइल थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, और वो मोबाइल जैसे मान लो आपके पास है कोई जो आउटडेटेड है, 5 साल पुराना है, उसी कंपनी का दूसरा मोबाइल आप खरीदते हो, तो आप वाला मोबाइल वापस देते हो, वो कहते हैं हम आपसे पैसे कम लेंगे एक्सचेंज ओवर। तो एक्सचेंज क्यों करते हैं? क्या वो पहले वाला मोबाइल किसी को बेचेंगे? किसी को बेचते थे नहीं। वो इनमें से कुछ पर्टिकुलर आईसी और कोई काम की स्क्रीन तो काम आती नहीं है, स्क्रीन का कुछ कई बार पैनल काम आ जाता है, नहीं कुछ पर्टिकुलर आईसी काम आती है, तो वो पहले कैलकुलेट करते हैं आईसी का रुपए कितने हैं, इतने रुपए तो ले लेंगे वापस, हमारी आईसी हम दूसरे में लगा देंगे, इसलिए वो इसको ले सकते हैं। बाकी उसको लेने का उनका कोई खास कारण होता नहीं है, तो उसमें कुछ एक से भाग काम आते हैं। अच्छा, उसको भी वो मशीन के साथ एक साथ मशीन में डाल देते हैं, जिसे वो उस पर्टिकुलर आईसी को अलग करने वाला सिस्टम लगा देते हैं। अब इस मास सोल्डरिंग में 3 प्रकार का, पहला है डीप सोल्डरिंग, जिसे निमज्जी या मज सोल्डरिंग कहते हैं, ये दोनों ही नाम परीक्षा पूछे हुए हैं, निमज्जी या मज, सभी घटकों पर समान सोल्डरिंग करना। एक होता है ड्रैग सोल्डरिंग, ड्रैग सोल्डरिंग का मतलब होता है ऐसे ड्रैगिंग होके ये पीसीबी का आगे गमन करते हुए जाना। एक होता है वेव सोल्डरिंग, कम समय में अधिक पीसीबी तैयार करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग होती है? वेव। और ये तीनों ही हमारे पास कौन सी होती है? मास सोल्डरिंग, यानी अत्यधिक उत्पादन के लिए काम में ली जाती है। इसके बाद एक होती है मशीन सोल्डरिंग, इसका अन्य नाम क्या है? सोपान। और नाम क्या है? जेट सोल्डरिंग। और नाम क्या है? ये औद्योगिक में प्रयुक्त करते हैं, उस ताप पर कार्य है। और मशीन सोल्डरिंग, सोपान मतलब सीडी, सोपान का मतलब सीडी, इसका मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको कार्य किया जाता है। तो ये हमारे पास सोल्डरिंग का एक और प्रकार है, मशीन सोल्डरिंग।
मशीन सोल्डरिंग का, मशीन सोल्डरिंग का आपको जब मरम्मत कार्य में एक साथ सोल्डरिंग करनी हो तो आप किसको काम लेंगे? मशीन सोल्डरिंग को। नहीं तो कई बार कंपनी आजकल मशीन सोल्डरिंग का प्रयोग करने लगी अपने जो उत्पादन केंद्र के साथ रिपेयर सेंटर होता है ना, तो आप कई बार मोबाइल देते हैं, वो कहता है इसको सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा, आगे भेजना पड़ेगा, तो वो आगे भेजते हैं ना, वो सब कुछ मशीन पर कार्य करते हैं, वहां पर इनको काम लिया जाता है। अगला हमारे पास अन्य प्रकार की सोल्डरिंग, ये नाम होते हैं प्रेरण, ओवंस, प्रतिरोध, हॉट गैस, वनस्पति तेल। नाम याद रखना, पूछ लेगा कि कौन से प्रकार की सोल्डरिंग होती है और कौन सी नहीं होती है, तो उत्तर दे पाते हो। हाँ, वनस्पति तेल सोल्डरिंग भी होती है, होती है। अगला है सोल्डरिंग बिट। सोल्डरिंग बिट होता है कि जो सोल्डर करते हो आगे का बिट लगा होता है ना, बिट किसका बना होता है? तांबे का। और लेकिन तांबे की चालकता ज्यादा थी इसलिए बिट तो बना दिया, बट तांबा घिस जाएगा तो खराब जल्दी होगा, तो इसलिए तांबे के ऊपर यदि हम लोहे का लेप लगा देते हैं तो वो कहलाएगा पटलित। वो क्या कहलाएगा? पटलित। और लेप नहीं लगाते हैं तो क्या कहलाएगा? अपटलित। लेप लगाओगे तो क्या कहलाएगा? पटलित। और लेप नहीं लगाओगे तो क्या कहलाएगा? अपटलित। तो इस प्रकार के दो प्रकार के हमारे पास सोल्डरिंग बिट होते हैं, एक होता है पटलित और एक होता है अपटलित। अपटलित तो है कि सीधा तांबा ही है, और लोहा पटलित यानी कि उसके ऊपर लोहे की परत चढ़ा दी, इससे शीघ्रता से वो पिघलेगा नहीं, बीट पर लोहे का लेप है और वो घिसेगा भी क्या है? कम, इसका जीवन काल क्या हो गया? ज्यादा। तो ये पटलित और अपटलित दो प्रकार के होते हैं। फिर होता है कि सोल्डरिंग बिट का चयन करना होता है ना, हम सोल्डरिंग बिट का चयन करते हैं कि उसका चयन करो जो आसानी से सोल्डर करने वाली जगह पर पहुंच जाए। जैसे मान लो कहीं पर कोई तिकोना है तो मुझे इस प्रकार का नाइफ सोल्डरिंग सोल्डर काम में लेना पड़ेगा, कहीं पर एक छेद सा रहता है तो शंकु प्रकार का लेना पड़ेगा, कई जगह पर मुझे कैसे लेना पड़ेगा? बेवेल। और कई जगह पर चीजल प्रकार के सोल्डर को काम में लेना पड़ेगा। बिट के लिए अलग अलग बिट का चयन है। बिट का चयन करते समय क्या सावधान रखनी है कि जहां पर सोल्डरिंग करो वहां पर आसानी से पहुंच बनाए, वहां आसानी से पहुंच बनाए, ये पहली चयन में ध्यान रखना है। कार्य पर सर्वोत्तम पहुंच होनी चाहिए। आदर्श सतह संपर्क यानी सतह पर आराम से ये टच होता हुआ रहना चाहिए। लघुत्तम बिट या टेपर बिट, टेपर बिट यहाँ आगे जो बिट होती है उसका बिट का माप क्या रहना चाहिए? छोटा। तो लघुत्तम बिट या टेपर बिट का प्रयोग करना चाहिए। अगला बिट की गढ़ाई यानी ड्रेसिंग द बिट। बिट की गढ़ाई करने के लिए आपको क्या काम लेना पड़ेगा? बिट की सफाई करना। ड्रेसिंग बिट का मतलब है बिट खराब हो गए उसको वापस सही करना है। तो एक तो होता है रेज माल के द्वारा कर दो, एक कर दो आप तारों का समूह का जो ब्रुश होता है ना तारों वाला, उसे साफ कर दो। ये बिट की क्या कहलाएगी? गढ़ाई यानी ड्रेसिंग दी बिट। इसके बाद में एक और आता, आपने सुना होगा रागा चढ़ाना, टीनिंग प्रोसेस। वो टीनिंग प्रोसेस है जिसे कहते हैं रागा चढ़ाना। ये सोल्डर करने की तकनीक है। इसमें क्या है कि पहले तार को पकड़ो, तार को आपने मोड़ दिया, एक दूसरे तार के ऊपर लगा दिया, ये तो आपने सीधा सीधा तार किया, ये ट्विस्टेड द अदर साइड यानी आपने ट्विस्ट जोड़ा है, सिंपल। अब का सोल्डर आयरन लो लिया, इसके ऊपर लेड प्लस टिन वाला तार है ना, उसको लेप चढ़ा दो उसका, यानी कि उसके आपने 2 3 4 राउंड लगा दिए। अब जैसे ही इसको आप ऑन करोगे स्विच को तो ये गर्म होगा, गर्म होते यही पिघलेगा, पिघलते इसके ऊपर गिरेगा। तो ये जो ऊपर चढ़ा रहे हो ना आप सोल्डर वायर को, सोल्डरिंग आयरन के ऊपर जो वायर चढ़ा रहे हो उसे क्या कहते हैं? टिनिंग। इसे क्या कहते हैं? रागा चढ़ा। इसे कहते हैं रागा चढ़ा। सोल्डरिंग पे रागा चढ़ाना क्या होता है? टिनिंग प्रोसेस। सोल्डर तार द्वारा बिट पर परत चढ़ाना, तारों को जोड़ने के लिए, ताकि वो जैसे गर्म होगा पिघल के नीचे गिर जाएगा। सोल्डर किए जाने वाले भागों को साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद में क्या करोगे? उसके ऊपर फ्लक्स आरोपित करते हो, और इसे हम क्या कहते हैं? नी ऑक्सीकरण या सोल्डर आरोपित कर दिया जाता है। ये तो हमारे पास है सोल्डरिंग का पूरा मामला। सोल्डरिंग के बाद में अगला एक शब्द है अर्थिंग। अगला कौन सा है? अर्थिंग। अर्थिंग सबसे पहले देखें अर्थिंग जरूरी क्यों है।
अर्थिंग जरूरी इसलिए है कि 90 वोल्ट तक तो विद्युत का झटका ही नहीं लगता, 90 वोल्ट के बाद विद्युत का झटका लगना प्रारंभ होगा। तो हमने कहा 125 वोल्ट तक तो अर्थिंग करो ही मत, सेफ हो। लेकिन 125 वोल्ट से ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा, नहीं तो हाथ लगोगे झटका क्या आएगा, खतरनाक आएगा। तो अर्थिंग कब करनी पड़ती है, 125 वोल्ट से ज्यादा। हमने कहा मशीन है बहुत ज्यादा क्षमता की, अब बताओ क्या करें। उसने कहा कि 2 अर्थिंग कर दो, बाई दी वे खराब भी हो जाए तो दूसरी तो रहे। और क्या फायदा कि भाई 2 अर्थिंग करो और दोनों को समांतर कर दो तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, कम। तो दोहरी अर्थिंग कैसे होनी चाहिए, समांतर क्रम में। कई बार अर्थिंग अपन गलत कर देते, अर्थिंग तो कर दी और घर में ना दीवार के जस्ट पास में कर दी, ये भी गलत है। क्योंकि दीवार के जस्ट पास में की तो सारी विद्युत धारा दीवार के जस्ट पास में एंटर हुई, और इससे दीवार में नमी के कारण बारिश के समय आप कहोगे दीवार में करंट आ रहा है ना, वो हमारी गलत अर्थिंग के कारण है। इसलिए कहते हैं कि घर की दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग करनी चाहिए, ताकि ऐसे नहीं कि करंट वापस घर में दीवार में आए। इसलिए दीवार के तुरंत पास में अर्थिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये भी रूल है। अब इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि आप ये मान के चलो कि अपने शरीर का प्रतिरोध कितना ओम होता है, 1000 ओम, और अर्थिंग का प्रतिरोध कितना मान के चलो, 1 ओम मान के चलना ये। अब देखो कि पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में हमने यह अर्थिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, अर्थिंग। तो ये है एक कूलर है, इस कूलर की बॉडी है डेजर्ट कूलर, ठीक है, डेजर्ट कूलर है, कूलर की बॉडी धातु की होती है, तो डेजर्ट कूलर की धातु की बॉडी है। अब आपने लगाए इसके हाथ, कोई बात नहीं, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहां पर एक तार अंदर जा रहा है लाइव का, एक तार जा रहा है न्यूट्रल का। ये लाइव वाला तार है ना, ये गलती से बॉडी को क्या कर गया, टच। करंट कब आएगा, करंट आएगा, लाइव तार है वो गलती से बॉडी को क्या कर गया, टच। बॉडी को टच करके बॉडी में विद्युत धारा का क्या होगा, प्रवाह। फिर आप हाथ लगाओगे तो आपके क्या आएगा, झटका। वो झटका नहीं आए इसलिए आपने इस बॉडी को क्या कर दिया, अर्थिंग। बॉडी को अर्थिंग कर दिया, इससे हमारे पास इसका प्रतिरोध कितना ओम है, 1 ओम। तो ये इस रास्ते से धारा कहां चलेगी, जमीन में। और आपके शरीर से होते हुए यदि धारा यहां आती तो ये था 1000 ओम, कितना था, तो यानी इसकी तुलना में आपकी प्रतिरोध कितना था, 1000 गुना। 1000 गुना आपका प्रतिरोध है तो धारा आप में कितनी गुना कम बहेगी, 1000 गुना कम धारा बहेगी। 1000 गुना कम बहेगी तो आप बच गए, है कि नहीं है। यदि ये अर्थिंग नहीं की होती और इस बॉडी में ये देखो टच कर दिया तार, बॉडी में क्या आ गया, विद्युत का प्रवाह होने लग गया। फिर आप घूमते घूमते गए इधर लगे, टच किया। अब इसमें सारी धारा जाने के लिए रास्ता यही है, और कोई दूसरा रास्ता है क्या धारा को जाने के लिए, नहीं। अब विद्युत का क्या आएगा, इसको झटका। अब इससे बचना है तो इस धारा को पहले ही अपन क्या कर देते, जमीन में भेज देते। हमने अर्थिंग इसलिए की है, अर्थिंग करने का लॉजिक तो समझ गए। मानव जीवन की सुरक्षा, सिस्टम की सुरक्षा, कम प्रतिरोध होगा तो धारा क्या जाएगा, ज्यादा। इसलिए हमने क्या की, अर्थिंग। शरीर में जब करंट आता है तो शरीर में आवेश एंटर करते हैं, आवेश का मान शरीर में बहुत ज्यादा होता है तो मांसपेशियां इधर उधर हो जाती है, और वो पेशियां इधर उधर हो जाती है तो नसें इधर उधर हो जाती है, तो फिर कई देर तक वो बैलेंस में आती नहीं है। ये यही होता है, हल्का सा झटका आते ही तो हल्का से आवेश आए, उनको जाने में थोड़ा टाइम लगे। झटका जितना ज्यादा होगा आवेश उतना ही ज्यादा जाएगा, नसें उतनी ही ज्यादा विचलित होगी, और उतना ही ज्यादा उसको वापस होश में आने में टाइम लगेगा। इसलिए जब शरीर में आवेश बहुत ज्यादा चला जाता है तो शरीर में हार्ट को लब डब करने की जगह नहीं मिलती, चारों ओर से आवेश घेर लिया कि कूद किधर कूदेगा। उस केस में फिर ये हार्ट कूद नहीं पाता है तो क्या था, हार्ट अटैक, ये कारण है। अच्छा, यदि मान लो अपने शरीर में जहां जैसे हथेली है, यहाँ आपने देखा समड़ी कमजोर है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या है, कम। इधर भी प्रतिरोध क्या है, कम। जैसे बगल में यहाँ प्रतिरोध क्या है, कम। पैरों की तलियों में प्रतिरोध क्या है, कम। जहां प्रतिरोध कम होता है
वहां से फिर आवेश क्या होगा, एकदम से निकलेगा बाहर। बहुत ज्यादा आवेश हो जाएगा ना तो बाहर निकले, हम उसे कहते हैं करंट फूटना। हम कहते हैं ना कि करंट फूटा। यदि करंट फूट गए तो आदमी के बचने के चांसेस ज्यादा है। नहीं फूटा वो मरेगा ना, नहीं फूटा तो आवेश तो सारे आ गए शरीर में, बाहर निकलने की जगह नहीं मिली। और यदि करंट फूटा तो बहुत सारे आवेश तो रिलीज हुए, कुछ आवेश कम ही हुए, तो ये कहते हैं करंट फूटना। जैसे हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। करंट नहीं फूटेगा तो हार्ट अटैक के चांसेस क्या है, ज्यादा। शरीर के अंदर क्या समाहित होता है, आवेश। ठीक है। कम प्रतिरोध मार्ग में धारा क्या प्रवाहित होगी, ज्यादा। और हाँ, अर्थिंग का अर्थ का पूछे प्रतिरोध तो मैं कहूंगा 0 होना चाहिए, वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, 0, और धारा क्या होनी चाहिए, अधिकतम। और ऐसा होता है तो मैं कहूंगा ये आदर्श कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, ये हमारे पास आदर्श कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है भाई, आदर्श कंडीशन। ठीक है, चलो अगला देखो। अर्थिंग या वायरिंग प्रणाली उपकरणों या मशीन के धात्विक भाग को कम प्रतिरोध के साथ पृथ्वी से संयोजित करने क्या कहलाती है, अर्थिंग। दो प्रकार की होती है, एक होती है सिस्टम और एक होती है उपकरण। उपकरण अर्थिंग तो वो होती है जो हम घर में करते हैं, उपकरण की सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। सिस्टम अर्थिंग करते हैं जीएसएस वाले, उत्पादन केंद्र वाले। वो कहते हैं जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन की सुरक्षा, तो वो अर्थिंग कौन सी करते हैं, सिस्टम। हम अर्थिंग करते हैं कौन सी करते हैं, उपकरण। ठीक है। तो उपकरणों की बॉडी की अर्थिंग जिसमें धारा का प्रवाह न हो, उसे क्या कहते हैं, उपकरण अर्थिंग। बॉडी धात्विक होगी तभी तो अर्थिंग करोगे, धात्विक नहीं होगी तो बॉडी अर्थिंग होगी क्या। यदि आप मार्केट से कोई ऐसा उपकरण लेके आए जिसकी बॉडी है वो कुचालक है, तो उसमें प्लग में पिन कितनी आएगी, 2। जिसमें बॉडी चालक है उसमें प्लग में पिन कितनी आएगी, 3। और वो ऐसा नहीं दे रहा तो अगला बंदा मूर्ख है। यही कंडीशन है। आप जैसे चार्जर लाओगे तो पिन कितनी आएगी, 2, क्योंकि धात्विक नहीं है। जहां धात्विक होता ना वहां 3 पिन के आने के चांसेस होते हैं। कूलर लाओगे तो उसमें कितनी आएगी, 3। वैक्यूम क्लीनर में कितनी आएगी, 2। 3 ही आती है। ये परीक्षा का प्रश्न है आपका कि बताइए किसमें अर्थिंग की आवश्यकता नहीं है, वैक्यूम क्लीनर में। तो पिन कितनी आएगी, 2, क्योंकि बॉडी क्या है, कुचालक। वैक्यूम क्लीनर की बॉडी सदैव क्या होती है, कुचालक। तो पिन कितनी होनी चाहिए, 2। नहीं देता तो अनजान है। जबकि लॉजिक यही है, जिसकी बॉडी धात्विक होगी उसमें पिन कितनी आएगी, 3, अर्थिंग करोगे। अब जिसकी बॉडी धात्विक है ही नहीं तो अर्थिंग में पिन में लगाओगे क्या, जोड़ोगे किसको। आपने तीसरी पिन दे दी, तीसरे में जोड़ा क्या, बता तो सही। कि जोड़ा तो कुछ नहीं तो फिर क्यों दिए, 2 ही दो। जब जोड़ने का कुछ है ही नहीं, तीसरी में आपने क्या जोड़ना चाहिए, कूलर के साथ में एक अर्थिंग तार है वो बॉडी के साथ जोड़ना चाहिए, तभी तो आप 3 पिन दोगे। ये है कारण। सिस्टम में दोष होने पर सुरक्षा के लिए कौन सी अर्थिंग होती है, सिस्टम। पावर जनरेटिंग स्टेशन वितरण पर वायरिंग प्रणाली की सुरक्षा, और इसके लिए हम सिस्टम अर्थिंग करते हैं। और जीवन पशु संपत्ति की सुरक्षा के लिए कौन से अर्थिंग करते हैं, उपकरण। हम घरेलू कौन से अर्थिंग करते हैं, उपकरण। और बिजली विभाग वाले कौन से करते हैं, सिस्टम। ठीक है। ट्रम यानी शब्दावली। शब्दावली थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। तार कौन सा रंग का काम लेते हैं भाई, हरा नहीं होता तो कल ही नाम लिखा था हरा पीला, हरा नहीं है तो हरा पीला। अब एक नाम आता डेड, यानी कि मर गया, यानी वह भाग जिसमें धारा का प्रवाह नहीं है, मरा हुआ ही है। जिसमें धारा का भाग प्रवाह होता है वो है जीवित, लाइव। आप कहते हैं लाइव वायर, लाइव तार किसे कहते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह है। जिसमें धारा का प्रवाह नहीं है वो क्या है, डेड। तो एक है जिंदा है, एक है मरा हुआ। जिसमें करंट प्रवाहित हो रही है वो जिंदा है, जिसमें प्रवाहित नहीं हो रही वो क्या है, मरा हुआ। ठीक है। तो डेड का मतलब वह भाग जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अर्थ इलेक्ट्रोड, अर्थ इलेक्ट्रोड है धात्विक भाग, पाइप, प्लेट, स्ट्रिप, छड़, ये जो डालते हैं ना, ये जो जमीन में, ये सब क्या करते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड। इस अर्थ इलेक्ट्रोड तक जो तार आएगा उसे कहते हैं अर्थिंग लीड। उपकरण से अर्थ इलेक्ट्रोड का संयोजन करेगा वो क्या कहलाएगा, अर्थिंग लीड। ठीक है। अर्थ का मतलब क्या, पृथ्वी के समान विभव।
और अर्थ फॉल्ट क्या होता है, गलती से चालक तार है वो अर्थिंग वाले तार से जुड़ गया, तो सारी धारा तो जमीन में चली गई, उपकरण में आएगी क्या, नहीं, तो आप कहेंगे अर्थ फॉल्ट हो गया। इसका मतलब है अर्थिंग तार का इसका कनेक्शन वापस अलग करो, यही है अर्थ फॉल्ट। अब हमारे पास इसमें एक दो शब्द आते हैं, एक होता है टच पोटेंशियल, एक होता है स्टे पोटेंशियल। जैसे मान लो कि विद्युत का झटका आया, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मेरे दो पैरों के बीच की दूरी क्या एक कदम कहलाएगी, दो पैरों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, एक कदम, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप। इन दो पैरों के बीच में यहाँ धारा प्रवाह के कारण क्या आएगा, झटका आएगा, वो कौन सा पोटेंशियल कहलाएगा, स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल ज्यादा होगा तो झटका क्या आएगा, ज्यादा। दो पैरों के बीच में दूरी है, इसमें वोल्टेज कम होगा तो झटका क्या आएगा, कम। इसलिए आप देखते हैं कि जहां कोई तार गिरता है तो पास में होता जो झटका ज्यादा था, दूर होता झटका क्या था, कम। वो वोल्टेज का अंतर का मामला है। तो इसके दो पैरों के बीच में जो झटका आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टेप पोटेंशियल। एक कोई बंदा घूमता घूमता जाके सीधे इसको टच ही कर दिया और इसमें धारक पूर्व हो रहा है, तो इसको जो झटका आएगा ये देखो क्या है, ज्यादा। अब कारण क्या है, ये वैल्यू ज्यादा है कि नहीं है, प्रतिरोध ज्यादा है, तो विभवांतर यहाँ क्या होगा, ज्यादा। यहाँ विभवांतर क्या है, कम। विभवांतर किसमें ज्यादा, टच में, तो टच पोटेंशियल का मान सदैव ही स्टेप पोटेंशियल से क्या होता है, ज्यादा। तो ध्यान रखना है, ये टच क्या था, स्पर्श विभव, स्पर्श विभव का मान है जो चरण विभव से क्या होगा, अधिक। ऐसे लगाओगे तो यहां से यहां तक देखो दूरी ज्यादा हुई, तो विभवांतर क्या आएगा, ज्यादा। दो पैरों के बीच में दूरी कम होती है, इसलिए विभवांतर क्या आएगा, कम। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा विद्युत का झटका आएगा। तो ये सवाल भी है, इस पर विभव का मान किससे ज्यादा होता है, टच पोटेंशियल से। अब इस टेबल देख लो, दोनों पैरों के बीच का वोल्टेज, जब पैरों के बीच की दूरी कितनी हो, एक कदम। टच पोटेंशियल पृथ्वी तथा वैद्युतिक बिंदु के बीच का अधिकतम वोल्टेज क्या कहलाएगा, टच पोटेंशियल। अगला है कि कहां पर कितना प्रतिरोध होना चाहिए। हरियाणा लाइनमैन पूछा, ये कौन सा पूछा, इसमें अभी अभी एक सवाल पूछा था, ये आई थिंक, हाँ ये हरियाणा लाइनमैन में, ये 31 तारीख का पेपर है, यही अभी ताजा ताजा ही। बड़े उत्पादन केंद्र होगा, बड़े उत्पादन केंद्र, वहां पर मान कितना होगा, 0.5 ओम। छोटे उत्पादन केंद्र होगा, वहां कितना होगा, 1 ओम। 1 ओम से कम पर अपन बात ही नहीं करेंगे, कि तुम उत्पादन करने वाला, तुम्हारे पास तो प्रतिरोध कम होना चाहिए ना, ताकि धारा ज्यादा से ज्यादा उसमें जाए। क्यों, क्योंकि इनका ना बड़े उत्पादन केंद्र वाला, इनका तो 1 ओम ही हमारे पास ज्यादा हो गया ना, तो शरीर कुछ धारा का अपने शरीर में प्रवाहित होगा, इससे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि धारा प्रवाहित भी तो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इनका प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए, कम से कम। और इसलिए ये अर्थिंग अपने पास क्या करते हैं, 2 से अधिक अर्थिंग करते हैं समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम में जितनी ज्यादा अर्थिंग करोगे प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम। आपने एक अर्थिंग की, 2 ओम आया, 2 समांतर कर दिया, मान कितना हो गया, 1। 4 कर दिया समांतर, मान क्या हो गया, 0.5। तो कौन सा क्रम में करेंगे, समांतर में। तो ये है। घरेलू स्थापना के लिए कितना होता है, 1 ओम। छोटे उप केंद्र सब स्टेशन का मान कितना होता है, 2 ओम। और अन्य विद्युत संस्थापना में कितना होता है, 8 ओम। ये हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों में भू प्रतिरोध का क्या होता है भाई, मान। ये विभिन्न क्षेत्रों में भू प्रतिरोध का मान होता है। क्लियर, ओके। बड़े शक्ति के अंदर, छोटे शक्ति के अंदर, देख लो क्या हुआ। ओके, अब हमारे पास, रुको भाई, अर्थिंग की भवन से दूरी कितनी बताई मैंने, 1.5 मीटर। ओवरहेड लाइन में अर्थिंग 1 मील की दूरी में कितने स्थान पर करोगे, 4। और कौन सी अर्थिंग करोगे, पाइप। ठीक है, अब अर्थिंग करने की विधियां देखते हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग सब देखते हैं। प्लेट अर्थिंग के लिए सबसे पहले कहेगा आप, है ना, एक गड्ढा खोदो कम से कम 3 मीटर गहरा।
3 मीटर गहरा क्या खोदो, गड्ढा। गड्ढा कितने बाई कितने होना चाहिए, 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर खोदो। उसमें 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर की तो लगाओ प्लेट। कितने लगाओ भाई, 60 बाई 60 की। तो बताओ कि इधर भी 15 बचा और इधर भी 15, तो 60 ये था तो ये हो गया भाई, 15 और 15 30, 90 हो गया ना। तो 4 और 15 15 सेंटीमीटर की दूरी बचेगी, बचेगी। उसमें चारकोल यानी कोयला और नमक एकांतर क्रम में डालो। फिर उसके ऊपर डालना है पानी, ताकि भूमि की नमी बरकरार रहे। नमी जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम, धारा का मान अंदर क्या जाएगा, ज्यादा। तो पता चल गया चारकोल और नमक क्यों डाला, नमी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब प्लेट के बारे में ये तो आपको पता चल गया कि भाई 3 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, 90 बाई 90 का खोद लो, 60 बाई 60 सेंटीमीटर की प्लेट लगाओ। पूछोगे प्लेट कौन सी लगाऊं, जीआई की के तांबे की? मैं कहूंगा अच्छी तो तांबे की है, लेकिन महंगा है तांबा। अच्छी तो कौन सी है, तांबे की। अच्छा, तांबे की यदि आप लगाते हैं, एक मिनट को, तांबे की यदि आप लगाते हैं तो इसकी मोटाई कितनी होगी, और जीआई की लगाओगे तो 6.30, 3.15 होती है। लेकिन एक जगह नीमी किताब में यही है, एक और कोई पुरानी किताब थी उसमें 3.18 लिखी हुई है। मेरे क्या है कि आज से 20 एक दिन पहले एक किताब हाथ लगी, वो एक पुरानी सी किताब है जो तकरीबन आज से 10-15 साल पुरानी है, 10 या 15 साल ऐसी। उसमें अर्थिंग वाला चैप्टर मैंने खोला, यूपीपीसीएल में सारे सवाल उस किताब से पूछ लिए, वैल्यू भी वही। उन्होंने 3.18 लिखा तो इन्होंने भी क्या लिखा, 3.18। 2-3 सवाल तक तो मुझे कंफ्यूजन हुआ। उसके बाद मैंने कहा ये एकदम वैल्यू कैसे मिल रही है, तभी तो उसको मैंने ज्यादा चेक किया। तो उन्होंने 2021 का पेपर तय था, 2021 के पेपर में जो जो सवाल पूछे ना वो सारे उसी से पूछे। उसमें जो चीज लिखी हुई नहीं तो उन्होंने पूछा ही नहीं, जो लिखा हुआ वही पूछा। तो ऐसा कई बार जिस जो पेपर बनाने वाला था उसके हाथ वही किताब आई। ये ऐसा तभी तो होता है, केवल 2021 के पेपर में था, बाकी कोई पेपरों में उस किताब से सारे सवाल नहीं है। उन्होंने लिखा 3 मीटर की गहराई, तो सवाल है कितनी गहराई होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। उन्होंने जो जो आंकड़ा दिया वो सब सही है। तो उन्होंने 3.18 दिया है, बाकी निमी में 3.15 ही है, और जीआई होगा तो 6.30। प्लेट 60 बाई 60 सेंटीमीटर की है, मोटाई ये होती है, कॉपर की कम होती है, जीआई की क्या होती है, ज्यादा। कॉपर महंगा होता है। यहां तक तो किसी को कंफ्यूजन है भी नहीं। आगे बढ़ते हैं कि भाई ये आपने गड्ढा अड्डा खो दिया, तो इस गड्ढे में क्या है, एक तो चारकोल और नमक डाला, पानी जाना चाहिए। पानी जाएगा तो वो तो पाइप से जाएगा। वो पाइप की मोटाई क्या होगी, 19.5 mm, जीआई पाइप 19.5 mm व्यास का। ऊपर लगा दो फनल, पानी डालो, सीधा चारकोल नमक पे गया। बात समझ में आ गई? तो एक तार भी तो लगाना पड़ेगा ना, जो अर्थिंग वाला। इधर नीचे तार बांधना नहीं पड़ेगा क्या, बांध नहीं पड़ेगा। कौन सा बांधेंगे भाई, तांबे का या जीआई का? जीआई की प्लेट डालोगे तो तार भी जीआई का काम ले लो, और तांबे की परत डालोगे तो तार भी कहां से काम ले लो, तांबे का। तार जिस पाइप से आएगा उसका व्यास कितना है, 12.7। उस किताब में 12.5 था तो परीक्षा वाले ने 12.5 लिखा। मैं पॉइंटों में ऐसा मामला था उसमें, 12.7 mm व्यास। इस 12.7 mm से क्या जा रहा है, लीड जा रहा है, अर्थिंग लीड, और इससे क्या जा रहा है, पानी। और खड्डा कितना गहरा खोदा, 3 मीटर। कितने बाई कितने का, 90 बाई 90 का। प्लेट कितने बाई कितने की, 60 बाई 60 की। तांबे की मोटाई कितनी, 3.15। जीए की मोटाई कितनी, 6.30। ऊपर एक कंक्रीट का बना दिया बॉक्स, और ऊपर लगा दिया ढक्कन। ढक्कन क्या लगाना चाहिए, कास्ट आयरन का। कितने बाई कितने का? अब बताओ अगला क्या पूछे, और आपने अगले को पूरा अर्थिंग करके दे दी, सारा बता दिया कितना गहरा खोदना है, क्या खोदना है, क्या डालना, क्या नहीं डालना। अब उन्होंने कहा कितना कितना डालें, तो आप कहना 10 किलो तुम वो कोयला और 10 किलो नमक, ये 10-10 किलो है। 10 किलो कोयला और 10 किलो ही नमक, ये पूछ भी ले। हाँ,
ये है इसका मामला। एकांतर क्रम में पानी डालना होता है नमी के लिए। अब इसमें तो सारा कुछ हो गया कि नहीं हो गया। अगला दूसरी अर्थिंग कौन सी है, पाइप। पाइप अर्थिंग कहाँ करते हैं, पाइप अर्थिंग यहाँ तो कई जगह उत्पादन केंद्र सब स्टेशन पर कर लेते हैं। बाकी सब स्टेशन से ज्यादा लाइटनिंग अरेस्ट होती है ना, तड़ी चालक, उसकी पारेषण लाइन की अर्थिंग किसके द्वारा करते हैं, पाइप अर्थिंग के द्वारा। पाइप अर्थिंग में मेन इंपोर्टेंट क्या है, पाइप ही है। कि पहले खड्डा खोदो, खड्डा देखो भाई 2.5 मीटर से लेके 4 मीटर के बीच होना चाहिए, 2.5 मीटर से 4 मीटर। खड्डा खोद दिया, ये 2.75 मीटर है भाई, सेंटीमीटर तो गलती से इसे लिखा है, 2.75 क्या है, मीटर। ठीक है, गड्ढा खोदा, इस गड्ढे के अंदर ये कह रहा है कि हमने क्या डालनी है, पाइप। और पाइप की मोटाई कितनी है, 2 मीटर। पूछेगा पाइप की लंबाई कितनी है, 2 मीटर। पाइप कितना एंगल पर तिरछा होगा, 30 डिग्री। ठीक है, पाइप कैसा काम लोगे, खोखला। कैसा काम लेना चाहिए, खोखला पाइप काम लेना चाहिए, क्योंकि खोखला होगा तो चारों ओर से धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, आराम से आसानी से हो जाएगा। और ठोस लोगे तो महंगा ज्यादा पड़ेगा, इसलिए पाइप कौन सा काम लेना चाहिए, खोखला। और इस पाइप के अंदर होल हैं वो कितने एमएम के, 12 एमएम के। ठीक है, इसका व्यास कितना एमएम का है, 38। और इसमें एक जीआई पाइप के द्वारा इसमें किया जाएगा पानी, और एक 12.7 एमएम का जीआई पाइप है, इससे अपने पास किया जाएगा तार। तो एक तो जाएगा तार और एक क्या जाएगा, पानी। ठीक है, ऊपर आपने एक कवर बना दी, एक फनल बना दी, फनल में पानी डालोगे, पानी नीचे पहुंच जाएगा, और ये आयरन कवर है जो ढक्कन है, ढक लगा दिया आपने, बात खत्म हो गई। तो कितना मीटर पे, 2.5 मीटर से 4 मीटर। चारकोल तथा नमक प्लस क्या होगा, जल, नमी बनाने के लिए, अर्थिंग प्रतिरोध को कम करने के लिए। 38 एमएम का इसका व्यास होगा, इसके चारों ओर भी 15 सेंटीमीटर का क्या होगा, गैप होगा, जिसमें चारकोल तथा नमक एकांतर क्रम में डाला जाएगा। ये कौन सी अर्थिंग है, पाइप। पाइप अर्थिंग के बाद में अगला है हमारे पास अन्य विधि, वायर एंड स्ट्रिपर विधि। स्ट्रिप का मतलब पट्टी, धातु की क्या बनी हुई है, पट्टी। ये कहाँ काम लेते हैं भाई, देखो कि ये स्ट्रिप विधि का तो प्रयोग वहां करोगे जहां पर पथरीली जमीन है और अर्थिंग करना पॉसिबल नहीं है, पहाड़ों पर है, कहाँ अर्थिंग करोगे, तो वहां पर आप कौन सा लोगे, स्ट्रिपर विधि या तार विधि। तार तो हम समझते काम ही नहीं लेते, स्ट्रिपर विधि को काम में लिया जाता है, धात्विक भाग की पट्टी होती है। अब जो धात्विक भाग की पट्टी होती है, यदि पट्टी तांबे की बनी हुई है तो 25 एमएम चौड़ी और 1.6 एमएम मोटाई होनी चाहिए। और जीआई की बनी हुई है तो 25 एमएम चौड़ी और 2 एमएम क्या होनी चाहिए, मोटी। लंबी कितनी होनी चाहिए, लंबी 8 से 15 मीटर होनी चाहिए, कम से कम 5 मीटर तो आगे पत्थरों के बीच में अर्थिंग के लिए छोड़नी चाहिए, अलग अलग जगह लपेट के किधर ना किधर तो तू नमी ढूंढ। इसीलिए तो कर रहे हैं, 5 मीटर आपने तार क्यों छोड़ा, 5 मीटर होता है कितना है, आपकी हाइट है 2 मीटर, आपने तार छोड़ा, सोचो 5 मीटर, 15-16 फुट, तो आपने ऐसे छोड़ा कि भाई अलग अलग जगह के कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नमी होगी, इससे क्या होगा, अर्थिंग हमारे पास सक्सेसफुली रह जाएगी। इसलिए जहां पथरीली और जमीन होती है ना, पथरीली जगह पर, वहां पर गड्ढा खोदना कठिन होता है, वहां पर पहाड़ी भाग में इसकी अर्थिंग की जाती है। यदि तार होता तो क्या होगा भाई, 3 mm² होगा तांबे का, और जीआई होगा तो 6 mm² अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये तो वो अर्थिंग है, लेकिन एक सवाल आता है, हम घर में कौन सी अर्थिंग करते हैं, रोड अर्थिंग, छड़ अर्थिंग। ये लो, ये हम करते हैं घर में, रेतीली जमीन हो, गहराई नमी पर निर्भर करके कितना गहराई करनी चाहिए, कि देख लो तुम्हारे कितने पर नमी आ जाए, नमी थोड़ी कम आए तो ज्यादा खोदो गड्ढा, जल्दी आ जाए तो कम ही खोदो। ठीक है, ऊपर का भाग हल्का गड्ढा होना चाहिए, जिसके ऊपर चारकोल थोड़ा नमक थोड़ा डाल दो और ऊपर डाल दो पानी। तो ये हम कोई घरेलू अर्थिंग यही करते हैं, नमी को बरकरार रखने के लिए क्या डाला जाता है, पानी। तो सबसे ज्यादा घरेलू अर्थिंग कौन सी की जाएगी, छड़। छड़ को क्या कहते हैं, रोड अर्थिंग। तांबे की छड़ काम लोगे तो व्यास कितना है, 12 mm। जीआई की छड़ ठोस काम लोगे तो 19 mm। जीआई की छड़ खोखली काम लोगे तो 25 mm। मान इंपॉर्टेंट है, मान पूछे जाते हैं। एक और अर्थिंग है जो कोई पूछता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है, बट है, उससे कहते हैं कोयल अर्थिंग। वो कहला पहले गड्ढा खोदो,
फिर उसमें कोयल डाल दो, फिर चारकोल नमक डाल दो, फिर आप इसे तार खींच के वापस ले आओ ऊपर। हमने कहा इससे अच्छा हम पाइप ही कर लें, प्लेट ही कर लें, छड़ी कर लें, ये कोयल से तो कोई फायदा ही नहीं निकला। इसलिए कोयल अर्थिंग होती है, बट इसका काम में नहीं लिया जाता। ये है सारी अर्थिंगों के भाग। अब बताओ कोई सवाल है तो। आप थक गए, आप नहीं लिखे ना, इसलिए आपको बैठे बैठे को भूख लगी। आपको क्या याद रोटी आ रही थी। पाइप, जीएसएस पर, जीएसएस के ऊपर जो अर्थिंग होगी ना, वो तो करनी चाहिए प्लेट वाली। ओवरहेड लाइनों की अर्थिंग 1 मील की दूरी में 4 जगह करनी पड़ती है, बीच में भी, खंभों की बीच में भी करनी पड़ती है, रेल पटरियों के बीच में भी करनी पड़ती है, वो होती है पाइप। और कोई सवाल? कल वाले कोई सीटें बची है क्या? कोई सी नहीं बची? कोई सी भी नहीं बची? अच्छा, ओके, क्लास एंड कर दो। हाँ, क्लास एंड कर दो, क्लास एंड।